जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेसिक्स हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए। तो मैंने आप लोगों को क्या अभी तक समझाया कि एडजस्टिंग एंट्रीज मेक इट पॉसिबल टू रिपोर्ट करेक्ट अमाउंट्स ऑन द बैलेंस शीट एंड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, कि हम लोग बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट्स को करेक्ट रिपोर्ट करने के लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। ए कंपनी मस्ट मेक एडजस्टिंग एंट्रीज एवरी टाइम इट प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जब एक बिजनेस, एक कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेगी, जब जब उसका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड अप होगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक वो उन्होंने जो आर्टिफिशियल एक टाइम पीरियड सेट किया हुआ है अकाउंटेंट्स ने बिजनेस के रिजल्ट्स को, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उस पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और ये पीरियड क्यों किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ताकि वो जो टाइम पीरियड अजम्पशन है उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है। तो बिजनेस को जब भी उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बिजनेस ने प्रिपेयर करनी है, उसको एडजस्टिंग एंट्रीज करना पड़ती है। रेवेन्यूज क्यों करना पड़ती है? हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कि रेवेन्यूज रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर अर्न, कि रेवेन्यू उस पीरियड में लाजमी रिकॉर्ड किए जाएंगे जिस पीरियड में वो अर्न हुए थे। अभी मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल भी समझाई है, मैंने एक्सेल की शीट पे आपको जर्नल एंट्री करके समझाई कि भाई हमने जब सर्विसेज परफॉर्म करनी थी तो हमने क्या किया, हमने एडवांस लिया हुआ था कि अभी सर्विस परफॉर्म करने वाली है, इंगेज उसने हमने एक हमारे क्लाइंट ने हमें इंगेज किया था कि भाई ये एडवांस ले लें, हमसे अपॉइंटमेंट ले ली थी कि आपने हमारे लिए जो है वो काम करना है, आपने हमें सर्विसेज देनी है। 3500 हमने उससे रिसीव कर लिया साल 2020 में। अब जैसे ही साल 2020 खत्म हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उसमें से 2000 की सर्विसेज तो हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। तो बेटा क्या वो रेवेन्यू हमारा 2020 का बनेगा? नहीं। तो अब चूंकि वो 2020 का रेवेन्यू हमारा है, 2020 में हम लोगों ने वो सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, तो फिर उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने पास। ठीक है। और यही मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कहा था कि रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर अर्नड, या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल भी हमने यही कहा था हमने। ठीक है। और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को वो एंट्री समझाई थी, अभी मैंने उसकी प्रीपेड रेंट की एंट्री एक समझाई थी कि जब हमने रेंट पे किया, हमने उसको अपना सारे का सारा एसेट ही बना लिया कि जी अभी इसका बेनिफिट हमें मिलना है, तो लिहाजा ये क्या है, एसेट है। तो फिर जितना एसेट खत्म हो गया है, उतने से उसको अपना एक्सपेंस बनाएं, और बाकी एसेट जो है वो रिमेनिंग आपका बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को मैच करने के लिए, मैचिंग कंसेप्ट को देखने के लिए, रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टिंग एंट्रीज करना पड़ती है। एडजस्टिंग एंट्रीज नीडेड टू इंश्योर दैट द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी कही कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करते हैं, नीड्स टू इंश्योर दैट, कि इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और ये जो मैचिंग प्रिंसिपल था, इसको हमने फॉलो किया है। ठीक है। मतलब हम लोग जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी तरह की कोई चीज जो है वो स्किप नहीं हो रही। अब टाइमिंग इश्यूज का जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे, उसको उसी का हमारे पास एक रिव्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड टू इंश्योर दैट, अभी अभी रिसेंट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों करते हैं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हम लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और जो मैचिंग प्रिंसिपल्स थे उनको हम लोगों ने पूरी तरह से अडॉप्ट किया है, उन पे स्ट्रिक्टली हम लोगों ने अमल जो है वो उनको फॉलो किया है जब हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है। तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट। revenues are recorded in period in which they are earned, revenue recognition principle. Balance sheet and income statement accounts have correct balances at the end of an accounting period. तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों की जाती हैं, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि ये जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हम एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जो फिगर्स को शो कर रही हैं वो फिगर्स ठीक हैं, करेक्ट हैं, रिलायबल हैं, एक्यूरेट हैं, जैसी होनी चाहिए थी वैसे ही हैं। ठीक है।
तो इस ऑल ऑफ द अबव, तो ठीक है, सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स ठीक थी कि हम लोग जी इसीलिए बिल्कुल इसीलिए ही हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, ताकि जो एक्सपेंस को रेलिवेंट पीरियड में रिकॉर्ड किया जा सके, रेवेन्यू को उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जा सके, और इन दोनों को रेलिवेंट पीरियड में रिकॉर्ड करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की जो फिगर्स हैं उनको ठीक तरह से शो किया जा सके। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं इसकी ठीक थी इसकी। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज के टाइप्स कि एडजस्टिंग एंट्रीज कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। बेसिकली अगर बच्चे इनकी टाइप्स देखी जाएं तो हमारे पास दो तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, डेफरल्स एंड अक्रूवल्स। मतलब एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेफरल्स एंड एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर अक्रूवल्स। अब ये डेफरल्स और अक्रूवल्स क्या है बच्चे? डेफर का मतलब अगर आप इसको गूगल भी करेंगे या इसको आप लोग डिक्शनरी में भी देखेंगे तो डेफर का मतलब होता है कि कमिंग पीरियड में एक चीज को जो है वो डिवाइड कर देना, कमिंग पीरियड में उसको फैला देना, उसको उसका बेनिफिट डेफर कर देना, नेक्स्ट कैरी कर लेना उसको, ठीक है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई, बल्कि दो एग्जांपल्स करवाई हैं मैंने। प्रीपेड रेंट की भी एग्जांपल करवाई है मैंने आप लोगों को, और प्रीपेड इंश्योरेंस की भी एग्जाम्पल करवाई है, ठीक है। नो डाउट बच्चे कि ये जो एक्सपेंस, ये जो रेंट है ये हमारा एक्सपेंस है, ये जो इंश्योरेंस है ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन इस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें आने वाले जो पीरियड्स हैं उन पीरियड्स तक हमें मिलना है, तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, उनका जो बेनिफिट होता है उसे डेफर कर देते हैं, उसे नेक्स्ट पीरियड्स में ट्रांसफर कर देते हैं, नेक्स्ट पीरियड तक उनको पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी एंट्री हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो डेफरल्स डेफरल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज, ये दो टाइप्स हैं जिसकी हम लोगों ने एंट्रीज करनी है। और तीसरी एक है मैं यहाँ पे उसको डिस्कस, उसका नाम लेकर आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। डेफरल्स में जो थर्ड एंट्री है वो आपके बिजनेस के जो परमानेंट एसेट्स होते हैं, जो कि परमानेंट बेसिस के ऊपर आप यूज करने के लिए बिजनेस में परचेज करते हैं, लाइक आपकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह। ये वो एसेट्स हैं जो कि आप परमानेंट बेसिस पर बिजनेस में यूज करने के लिए लेके आते हैं। तो बेटा ये जो एसेट्स होते हैं ये भी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी वैल्यू लूज करते हैं ना, इनकी वैल्यू में भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कमी आती है, ये पुराने हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, इनमें ये घिस जाते हैं, ओल्ड फैशन्ड हो जाते हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, उनकी काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू में भी कमी आती है। तो उस वैल्यू में जो एसेट्स की जो वैल्यू में कमी आती है उसको बिजनेस में इस्तेमाल करने की वजह से, ड्यू टू यूजेज इन बिजनेस, ठीक है, रिडक्शन या डिमिनिशिंग या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस। एक एसेट को बिजनेस में यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, वैल्यू मतलब उसकी कीमत, उसकी कीमत में जो कमी आती है उस कमी को हम लोग नाम देते हैं इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द value of an asset due to use in business or wear and tear। wear and tear क्या है कि यूज करने की वजह से बेटा एसेट घिसता है, उसकी शक्लो सूरत तब्दील हो जाती है। तो वो जो उसकी शक्लो सूरत में तब्दीली आ रही है, वो जो घिस रहा है, वो जो टूट फूट का शिकार हो रहा है, उसकी वजह से उसकी कीमत डाउन होती जाती है, एक वक्त के साथ साथ कीमत कम होती जाती है। तो वो जो एसेट की कीमत में कमी आ रही है इस्तेमाल की वजह से, टूट फूट की वजह से, घिसाव की वजह से, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डेप्रिसिएशन का। और उस डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग भी डेफरल्स में ही आएगी, ठीक है। तो डेफरल्स में बेटा बेसिकली तीन जो हैं वो आइटम्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी है वन बाय वन। जैसे जैसे ये आती जाएंगी आगे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में, इनको कंप्लीट डिटेल के साथ बेटा हम लोग करेंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो डेफरल्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी
कॉस्ट्स हैं या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोगों ने अभी अवेल करने हैं, या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अवेल कर चुके हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने नहीं की, ठीक है, तो उनको हम लोग डेफरल्स में रिकॉर्ड करेंगे, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनअर्न्ड रेवेन्यूज या डेप्रिसिएशन। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका, अनअर्न्ड रेवेन्यूज के बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो और डेप्रिसिएशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज एसेट बिफोर दे आर यूज्ड और कंज्यूम्ड। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? होते ही एक्सपेंसेस ही हैं, हम लोग उनकी पेमेंट कर चुके होते हैं, लेकिन चूंकि अभी उनका बेनिफिट हमें मजीद मिलना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको अपना एसेट बना लेते हैं, ठीक है। तो जब तक वो पूरी तरह से वो यूज नहीं हो जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, जब तक हम लोग पूरी तरह से उसका बेनिफिट ले नहीं लेते, तब तक क्या करते हैं, उसको अपना एसेट बना लेते हैं। और फिर एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या करना पड़ेगा कि जितना जितना वो एसेट हम लोग, जितना जितना उस एक्सपेंस का बेनिफिट जो है वो हम लोगों ने उस अमाउंट का बेनिफिट हमने अवेल कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, उतने से अपना एसेट कम करते जाएंगे और अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसी तरह बिल्कुल बच्चे हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यूज रिसीव्ड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज बिफोर दे आर अर्न्ड, कि जब हम लोग एडवांस में कैश रिसीव कर लेते हैं रेवेन्यूज की मद में, लेकिन अभी हम लोगों ने सर्विसेज परफॉर्म करनी होती हैं, सर्विसेज परफॉर्म करनी अभी बाकी होती हैं, तो तब तक फिर क्या करते हैं, जब तक सर्विसेज हम लोग बेटा परफॉर्म नहीं कर देते, तब तक हम लोग उसको अपनी लायबिलिटी में उसको मेंशन कर देते हैं। और जैसे जैसे हम लोग उसको अर्न करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हम लोग बच्चे साथ ही साथ उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाते हैं और अपनी लायबिलिटी कम करते जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने डेप्रिसिएशन की बात की है बेटा, जब हम लोग एक एसेट, एक फिक्स्ड एसेट, एक परमानेंट एसेट बिजनेस में एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो हम लोग अपने पास एंट्री पास कर लेते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, वो कोई भी एसेट है, अगर वो लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर वो बिल्डिंग है तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर वो इक्विपमेंट्स हैं तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर वो मोटर व्हीकल्स हैं तो हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं मोटर व्हीकल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इन शॉर्ट, कोई भी परमानेंट एसेट हम बिजनेस में एक्वायर करते हैं, हम उसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, एसेट, परमानेंट एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर पेमेंट कर दी है तो कैश क्रेडिट, अगर पेमेंट करने वाली है तो फिर अकाउंट पेबल या नोट पेबल, वट एवर, जो भी आपने वो नोट साइन किया है तो नोट पेबल क्रेडिट, अगर नोट साइन नहीं किया, नियर फ्यूचर में 1-2 हफ्तों में, 1-2 महीनों में पेमेंट वैसे ही कर देनी है, तो फिर अकाउंट पेबल आप क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस एसेट की वैल्यू में भी तो कमी आती है ना, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन, जितनी उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको अपना एक्सपेंस बनाते हैं और उस एक्सपेंस का नाम क्या रखते हैं, डेप्रिसिएशन। और उतने से हम लोग क्या करते हैं, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम लोग कंट्रा अकाउंट कहते हैं। ये कंट्रा अकाउंट का जिक्र भी मैंने अगले लेक्चर में करना था, लेकिन यहीं पे हो गया। खैर, उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, अपना एसेट जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जी इतने से हमारा एसेट कम हो गया है, क्यों, क्योंकि इतना कंज्यूम हो गया, जितना कंज्यूम हो गया वो एक्सपेंस बन गया, और जितनी एसेट की वैल्यू में कमी आई उतने से एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, या एसेट को क्रेडिट कर देंगे या कंट्रा अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कंट्रा अकाउंट कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कंट्रा अकाउंट क्या होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो बैलेंस शीट में जाके अपने ओरिजिनल अकाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, उसे हम लोग नाम देते हैं कंट्रा अकाउंट का, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जो बैलेंस शीट में जाकर अपने ओरिजिनल, अपने पेरेंट अकाउंट को जाके अफेक्ट कर दे, उसको हम लोग नाम देते हैं कंट्रा अकाउंट का। जैसे मैंने आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको जरा मैं, कि भाई हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा था 1 लाख का, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, और साल के एंड पे जाके उस फर्नीचर की वैल्यू में क्या हुआ है, कमी आई है। तो बेटा उसकी वैल्यू में जब कमी आती है तो हम लोग उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री करना सिखाता हूँ, यहाँ पे बाकायदा आपको एंट्री सिखाता हूँ डेप्रिसिएशन की। बेटा जब हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए बच्चे हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, उसके लिए अगर फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है हम लोग एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
किसका? फर्नीचर का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्ज करते हैं कि जो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था उसके ऊपर जो है वो 10,000 उसकी वैल्यू में क्या हुआ है, डिक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो क्रेडिट यहाँ पे बेटा किसे करेंगे? डेप्रिसिएशन, जो हमारा एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है इस्तेमाल करने की वजह से, वो तो हमारा नुकसान है ना, वो तो हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी होता है उसे डेबिट करते हैं। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फर्नीचर के नाम से डेबिट कर लिया। अब क्रेडिट किसे करेंगे बेटा? हम लोग क्रेडिट करेंगे यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बेटा यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया है, इसको हम लोग नाम देंगे कंट्रा अकाउंट का। क्या नाम देंगे? कंट्रा अकाउंट। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब बैलेंस शीट में जाके हम लोग फर्नीचर को मेंशन करेंगे, तो फर्नीचर को मेंशन करेंगे जब 1 लाख का जितने का वो खरीदा था, तो उसमें से ये जो 10,000 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कि भाई खरीदा नो डाउट 1 लाख का ही था, लेकिन इस्तेमाल की वजह से उसमें 10,000 की जो है वो कमी आ गई है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास अकाउंट है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये बैलेंस शीट में जाके अपने पेरेंट अकाउंट कौन सा है? जो कि है उसका फर्नीचर का, उसमें से क्या होगा? जाके माइनस हो जाएगा। तो ये फर्नीचर के अकाउंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कंट्रा अकाउंट का नाम देते हैं। ठीक है बेटा जी। तो वापिस हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। मैंने आपको कहा कि 2 तरह की एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, एक होंगी डेफरल्स की और दूसरी किसकी होंगी? एक्रूवल्स की। डेफरल्स में हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में एंट्रीज पास करेंगे, या अनअर्न्ड रेवेन्यूज के बारे में, या एसेट्स की डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास टाइप आ जाती है एडजस्टिंग एंट्री की, दैट इज एक्रूवल्स। एक्रूवल से क्या मुराद है? एक्रू होना कि एक चीज का वाकया हो जाना, लेकिन अभी उसकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग होना। ठीक है। बाकी अक्रूड, अब अक्रूवल्स की जब बात करेंगे तो उसमें 2 चीजें होंगी फर्दर, एक अक्रूड रेवेन्यूज होंगे और एक क्या होगा? अक्रूड एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है। अब ये अक्रूड रेवेन्यूज क्या होते हैं बेटा? रेवेन्यूज अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश और रिकॉर्डेड। के कुछ रेवेन्यूज ऐसे थे जो अर्न कर लिए थे, लेकिन अभी उनका जो अमाउंट है उनकी वो अभी रिसीव होना बाकी है, और उनकी अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। जैसे मैंने अभी आपको पूरे लेक्चर में एग्जांपल दे रहा था बेटा, कि हम लोग दिसंबर 2020 की अगर हम लोग एंट्रीज अपने पास पास कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो दिसंबर के एंड पे जाके या जनवरी में जाके पता ये चला कि हमारा एक क्लाइंट था, उसको हम लोगों ने सर्विसेज उसके लिए परफॉर्म कर दी हुई थी दिसंबर में, लेकिन ना उससे हमें पैसे मिले हैं और ना ही हमने उसकी रिकॉर्डिंग की है, ना ही उसकी ट्रांजैक्शन, ना ही उसकी जर्नल में हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड की है। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये प्रिंसिपल क्या कहता था? ये प्रिंसिपल बेटा यही कह रहा था कि जैसे ही आप सर्विसेज को परफॉर्म करेंगे, आप उनको फौरन अपना रेवेन्यू बना के उसको रिकॉर्ड करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट के अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड और नॉट, के पैसे आपको मिले हैं या नहीं मिले, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, लाजमी तौर पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब अक्रूड रेवेन्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ सर्विसेज तो परफॉर्म कर दी थी, लेकिन अभी तक ना उनके पैसे मिले हैं, ना ही उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। तो इस तरह की जो मिसिंग चीजें अमाउंट्स होंगी, उनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए जो एंट्री पास की जाएगी उसे एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूवल्स, और अक्रूवल्स में एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूड रेवेन्यूज कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह से बेटा अक्रूड एक्सपेंसेस की हम लोग बात करेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड इन कैश और रिकॉर्डेड। जैसे मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर के शुरू में मैंने आपको सैलरीज की एग्जांपल दी थी। ठीक है। कि महीना खत्म हो गया, अब सैलरीज तो पे करनी थी जाके अगले महीने की 5-7 तारीख तक, लेकिन ना अभी उनकी एंट्री हुई है और ना ही अभी उनकी हम लोगों ने पेमेंट की है। तो उसको जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए, कि भाई चूंकि ये दिसंबर का एक्सपेंस था इसलिए दिसंबर में ये रिकॉर्ड
होना चाहिए। तो उसको जब अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए जब हम एंट्री पास करेंगे तो उसको नाम देंगे एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूवल्स। और अक्रूवल्स के अंदर क्या कहलाएगी वो? फॉर अक्रूड एक्सपेंसेस, कि ये हम लोगों ने अक्रूड एक्सपेंसेस के लिए एंट्री की है कि कुछ एक्सपेंसेस कोई वाकया हो चुके थे लेकिन अभी उनकी रिकॉर्डिंग और पेमेंट नहीं हुई। अभी उनकी रिकॉर्डिंग भी रहती है और चूंकि अभी पेमेंट, तो फिर जब रिकॉर्डिंग रहती है तो पेमेंट भी साथ ही रहती है। ठीक है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं ना तो कैशियर फौरन साथ ही उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेता है। हम भूलते वही चीज को हैं जिसकी पेमेंट अभी रहती हो, या आम आम अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि हम इंसान हमेशा भूलता उधार को ही है। जो नकद काम होता है उसको नहीं भूलता, वो फौरन रिकॉर्ड कर लेना होता है, जितने पैसे आ गए और इतने चले गए। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास कुछ टाइप्स थी एडजस्टिंग एंट्रीज की जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस। ईच अकाउंट इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन वेदर इट इज कंप्लीट एंड अप टू डेट। एडजस्टिंग एंट्रीज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पास ट्रायल बैलेंस जो बनाया होता है हमने, उसमें से एक एक अकाउंट को हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई किस अकाउंट में कोई एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन रहती तो नहीं है। इनमें से पूरे ट्रायल बैलेंस में से कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको अपडेट होना बाकी है, या जिनकी जो फिगर्स हैं उनको उनका करेक्ट होना बाकी है। तो ट्रायल बैलेंस को देखते हुए बेटा अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं। आमतौर पर बेटा अगर हम लोग बात करें तो एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग बाकी होती है, एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग बाकी होती है, और रेवेन्यूज के अकाउंट्स होते हैं जिनमें रिकॉर्डिंग बाकी होती है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग जो है वो एक एक अकाउंट को बाकायदा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किसी अकाउंट में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, किसी अकाउंट में कुछ चीज़ ज़्यादा तो नहीं है, किसी अकाउंट में कोई चीज़ कम तो नहीं है। ठीक है। कुछ जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होने वाली होंगी उनके लिए फिर हम लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज पास करके अकाउंट्स को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जो कि वाइंड अप हुआ जाता है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप लोगों की तरफ आऊँगा कि आप लोगों ने अगर कोई किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।